नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है, ये बादल अत्यधिक गर्म जंगली आग ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनते हैं। दूसरा ऑप्शन है, पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल अक्सर भारी वर्षा करते हैं जिससे जंगली आग को बुझाने में मदद मिलती है। तीसरा ऑप्शन है, वैश्विक तापमान वृद्धि में इन बादलों के निर्माण में वृद्धि में योगदान दिया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये 1 और 3 है, 2 जो है वो गलत है। वैश्विक तापमान में वृद्धि ने इन बादलों के निर्माण में योगदान दिया है। इन बादलों के निर्माण में योगदान दिया है, यहाँ वृद्धि नहीं होगा, गलत हो जाएगा इसका। ये बादल अत्यधिक गर्म जंगली आग या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। अत्यधिक गर्म जंगली आग ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनने वाले पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण अत्यधिक आम बात होते जा रहे हैं। ये बादल तब बनते हैं जब आग से निकलने वाली तीव्र गर्मी के कारण आसपास की हवा जल वाष्प, धुआं और राख लेकर तेजी से वायुमंडल में उठती हैं। और आप सबको पता है कि जैसे जैसे हवा ठंडी होती है और संघनित होती है, पायरोक्यूमुलस बादल जो हैं वो बनते जाते हैं, जो सही परिस्थितियों में पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल में बदल जाते हैं। ये विशाल बादल जो 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, गरज के साथ बारिश करते हैं, लेकिन बहुत कम बारिश करते हैं। इनसे बहुत कम बारिश होती है, जिससे संभावित रूप से नई जंगली आग भड़क सकती है और मौजूदा जंगल में फैल सकती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिणी तुर्की में गोबेकली टेपे, याद रखिएगा, गोबेकली टेपे में हाल ही में हुई खोज से पता चलता है। दक्षिणी तुर्की में गोबेकली टेपे में हाल ही में हुई खोज से पता चलता है कि इस स्थल का उपयोग संभवतः निम्न के रूप में किया गया होगा। पहला ऑप्शन है, प्राचीन राजाओं के लिए एक कब्रिस्तान के रूप में। दूसरा ऑप्शन है, व्यापारिक वस्तुओं के लिए एक बाजार के रूप में। तीसरा ऑप्शन है, दुनिया का सबसे पुराना चंद्र सौर कैलेंडर के रूप में। दुनिया का सबसे पुराना चंद्र सौर कैलेंडर के रूप में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये गोबेकली टेपे जो है, जो कि दक्षिण तुर्क में है, ये दुनिया का सबसे पुराना चंद्र सौर कैलेंडर के रूप में इसकी खोज की गई है। दक्षिणी तुर्की के गोबेकली टेपे के प्राचीन स्थल पर एक शोधकर्ता ने दुनिया के सबसे पुराने चंद्र सौर कैलेंडर की पहचान की है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह चंद्रमा और सूर्य की चाल को ट्रैक करता है। यानी कि जो सौर कैलेंडर है, जो कि गोबेकली टेपे के प्राचीन स्थल पर पाया गया है, जो कि दक्षिण तुर्की में है, तो ये चंद्रमा और सूर्य की चाल को ट्रैक करता है। ठीक है। पत्थर के खंभे पर वी आकार के निशान 10,850 ईस्वी पूर्व के आसपास एक महत्वपूर्ण धूमकेतु के हमले का दस्तावेजीकरण करते हैं, जिसका पृथ्वी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा था, जिसमें 1200 साल का हिमयुग भी शामिल है। नक्काशी से पता चलता है कि प्राचीन लोग खगोलीय घटनाओं को रिकॉर्ड करने में सक्षम थे, जो उनके लिए घटना के गहन महत्व को दर्शाता है। यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि जो प्राचीन लोग थे, वे खगोलीय घटना यानी कि खगोलीय घटनाओं को रिकॉर्ड करते थे, ताकि वो अपना जीवन जो है वो सहज बना सके। तो ये आप दक्षिणी तुर्की में पाया गया है गोबेकली टेपे, जो कि चंद्रमा और सूर्य की चाल को ट्रैक करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के लिए 2018 के दिशा निर्देशों ने अधिवक्ता के कानूनी अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस
कानूनी प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस, निर्णयों और प्रकाशनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बिंदु आधारित प्रणाली शुरू की है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के लिए 2018 के दिशा निर्देशों ने अधिवक्ताओं के कानूनी प्रैक्टिस, निर्णयों और प्रकाशनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बिंदु आधारित प्रणाली शुरू की है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि 2023 के संशोधित दिशा निर्देशों ने प्रकाशनों पर जोर कम कर दिया है, यानी कि पब्लिकेशन पर जोर कम कर दिया है और कानूनी उपलब्धियों के महत्व पर जोर दिया है। यानी कि 2023 में ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि 2023 के संशोधित दिशा निर्देशों ने प्रकाशन पर जोर कम कर दिया है और कानूनी उपलब्धियों के महत्व पर जोर दिया है। ठीक है। तीसरा नंबर ऑप्शन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के लिए प्राथमिक विधि के रूप में गुप्त मतदान का उपयोग किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के लिए प्राथमिक विधि के रूप में गुप्त मतदान का उपयोग किया जाना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2 सही है, यानी कि 3 गलत है। ठीक है। कथन 1 जो है उसमें कहा गया है कि 2018 के दिशा निर्देशों ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने और उनके कानूनी प्रैक्टिस, उनके फैसलों और प्रकाशनों का मूल्यांकन करने के लिए एक बिंदु आधारित प्रणाली शुरू की है, जो कि बिल्कुल सही है। कथन 2 कहता है कि 2023 के संशोधित दिशा निर्देशों ने प्रकाशनों पर जोर कम कर दिया है, यानी कि पब्लिकेशन की जो मान्यता थी उसको थोड़ा डिल्यूट किया गया है और उनकी उपलब्धि, कानूनी उपलब्धि और उनके निर्णयों में भागीदारिता को महत्व दिया गया है। दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन जो है उसमें कहा गया है कि 2023 के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि गुप्त मतदान का उपयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए, केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए, न कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के लिए प्राथमिक विधि के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसलिए गलत है कि गुप्त मतदान का जो प्रयोग है वो केवल असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए। तो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के संदर्भ में इसका कोई महत्व नहीं है, यानी कि इसका कोई योगदान नहीं है। गुप्त मतदान का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है। भारत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने की प्रक्रिया पारदर्शिता और योग्यता को बढ़ाने के लिए विकसित की गई है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 द्वारा परिभाषित वरिष्ठ अधिवक्ता का मतलब होता है प्रतिष्ठित वकील जिन्हें कानूनी पेशे में उनकी उत्कृष्टता और योगदान के लिए मान्यता प्राप्त है, यानी कि उनकी उत्कृष्टता और योगदान के लिए मान्यता प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मई 2023 में संशोधित दिशा निर्देश के आधार पर 10 महिलाओं सहित 39 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया है। 2018 के दिशा निर्देशों ने मूल्यांकन के लिए एक बिंदु आधारित प्रणाली शुरू की थी। 2018 में दिशा निर्देश जो दिया गया था उसमें कहा गया था कि वरिष्ठ अधिवक्ता के नामांकन के लिए उसमें जो है एक बिंदु आधारित प्रणाली शुरू की जाएगी, जो एक वकील के प्रैक्टिस और उसके निर्णय और उसके पब्लिकेशन पर ध्यान केंद्रित करेगी। हालांकि 2023 में जो दिशा निर्देश जारी किया गया था उसमें पब्लिकेशन के महत्व को जो है वो कम कर दिया गया था और प्रैक्टिस को ज़्यादा वरीयता दी गई थी। यह सुनिश्चित किया कि गुप्त मतदान का उपयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। ठीक है। ये परिवर्तन व्यक्तिपरता पदनाम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले निम्न गुणवत्ता वाले प्रकाशनों के प्रसार के बारे में केंद्र की चिंताओं के जवाब में किए गए थे। यानी कि केंद्र सरकार ने कहा था कि वैसे वकील को भी वरीयता दी जा रही है जो प्रैक्टिस में कम इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा रिसर्च वगैरह में, पब्लिकेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे इस पब्लिकेशन के जो वैल्यूएशन है उसको थोड़ा डाइल्यूट किया गया था और इस
10 महिलाओं में जो है वांसी स्वराज, जो कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुत्री हैं, उनका भी जो है नाम है। तो 39 वकीलों की वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची में एक महिला जो कि अभी वर्तमान में दिल्ली से सांसद हैं, उनका भी नाम शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टेंटलम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेंटलम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि टेंटलम एक दुर्लभ धातु है। टेंटलम एक दुर्लभ धातु है जिसका गलनांक ऊंचे होता है और यह संक्षारण प्रतिरोधी होता है। टेंटलम एक दुर्लभ धातु है जिसका गलनांक उच्च होता है और यह संक्षारण प्रतिरोधी होता है। फसल की पैदावार बढ़ाने की इसकी क्षमता के कारण इसका उपयोग मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि फसल की पैदावार की क्षमता बढ़ाने के कारण इसका उपयोग मुख्य रूप से कृषि में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि भारत अपना लगभग सारा टेंटलम आयात करता है, मुख्य रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन 1 जो है वो सही है। टेंटलम एक दुर्लभ धातु है जो अपने उच्च गलनांक और संक्षारण प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। टेंटलम एक दुर्लभ धातु है, याद रखिएगा कि टेंटलम एक दुर्लभ धातु है जो अपने उच्च गलनांक और संक्षारण प्रतिरोध के लिए जानी जाती है, जो इसे विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोग में मूल्यवान बनाती है। कथन 2 जो है वो गलत है। टेंटलम का उपयोग कृषि क्षेत्र में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि में नहीं किया जाता है, कृषि क्षेत्र में नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और चिकित्सा अनुप्रयोग में किया जाता है। कथन 3 जो है वो सही है। भारत अपना लगभग सारा टेंटलम अनुपात मुख्य रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से करता है, जो दुनिया में टेंटलम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया में टेंटलम सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है, तो वो हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में सबसे ज़्यादा टेंटलम का उत्पादन होता है और भारत जो है वो सबसे ज़्यादा टेंटलम वहीं से मंगाता है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर के संचालन के लिए वर्तमान में कौन सी प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती खतरा बन रही है। पनामा नहर के संचालन के लिए वर्तमान में कौन सी प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती खतरा बन रही है। पहला ऑप्शन है समुद्र का बढ़ता जलस्तर, दूसरा ऑप्शन है ध्रुवीय बर्फ की टोपियों का पिघलना, तीसरा ऑप्शन है लगातार सूखे का कारण गैटोल झील में जल स्तर में कमी, तूफानों की बढ़ती प्रवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा लगातार सूखे के कारण गैटोल झील में जलस्तर में कमी। जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार सूखे की वजह से गैटोन झील में पानी का स्तर काफ़ी कम हो गया है, जो पनामा नहर के ताले को चलाने के लिए आवश्यक ताज़ा पानी उपलब्ध कराती है। जल स्तर में यह कमी नहर की जहाज़ों को संभालने की क्षमता के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहा है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।